Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक तरफ जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा का मामला गरमाया हुआ है, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार से एक हैरान कर देने वाला मामला अभी सामने आया है। जनता दरबार में गाजियाबाद का शख्स जहर खाकर पहुंच गया। सतबीर गुर्जर नाम बताया जा रहा है इस व्यक्ति का। इसकी उम्र 65 साल है। लोनी के सिरौली गांव का रहने वाला है। सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक आरोपी शख्स एक रिटायर्ड फौजी है। तुरंत सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इस मामले के बाद सतबीर की हालत फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। योगी के जनता दरबार में आज अचानक से हड़कंप मच गया। जनता दरबार में एक फरियादी जहर खाकर पहुंच गया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इसी जनता दरबार में गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी पहुंचे, लेकिन वो जहर खाकर पहुंचे। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बताइए क्या जानकारी है, क्यों इन्हें जहर खाना पड़ा, इनकी हालत फिलहाल कैसी है, क्या पूरा मामला है? देखिए प्राची, जो सबसे सुकून की बात है वो यही है कि जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है सिविल अस्पताल में, उनका कहना है कि सतबीर गुर्जर जो कि रिटायर्ड फौजी हैं और 8:50 पर आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचते हैं और वहां लोगों को बताते हैं कि वो जहर खा के अंदर आए हैं। जिसके बाद जो लोग होते हैं सुरक्षा कर्मियों को बताते हैं और आनन फानन में वहां चूंकि एम्बुलेंस हर वक्त मौजूद होती है, एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल पहुंचाया जाता है सतबीर गुर्जर को, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर ही बताए जा रहे हैं। सुबह 8:50 का ये इंसिडेंट है और उसके बाद बताया जा रहा है कि मय बल पुलिस वहां पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि सतबीर गुर्जर से ये जाना जा सके कि आखिर उनकी परेशानी क्या है, उनकी व्यथा क्या है। लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक गाजियाबाद में कुछ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई के सम्मान में, इसी लड़ाई के क्रम में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी गुहार लगाने पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होती, शायद किसी भी वजह से वो परेशान थे, वो दुखी थे कि शायद उनकी जो लड़ाई है उसको वो जीत नहीं पा रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। तो पहले ही उन्होंने जहर खा लिया, वो अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही इस बात का आभास सुरक्षा कर्मियों को होता है, फौरन 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां से सिविल अस्पताल की जो दूरी है वो महज 1 किलोमीटर है, आनन फानन में उनको पहुंचाया जाता है। डॉक्टर्स का इलाज किया जा रहा है और राहत की बात यही है कि डॉक्टर्स ने सतबीर गुर्जर को आउट ऑफ डेंजर, यानी कि जान माल का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, इस बात को लेकर के इंडिया टीवी को इंश्योर कर दिया है। आम जनता कई बार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहती है, लेकिन सही समय पर, सही जगह पर सही सुनवाई ना होने की वजह से ऐसा कदम कुछ लोगों को उठाना पड़ जाता है। शायद इन रिटायर्ड फौजी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसा कि आपके सोर्सेस बता रहे हैं। सीएम की सुरक्षा में जो तैनात कर्मी हैं उनसे आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी ने खुद इस मामले को किस तरीके से देखा है? उनकी ओर से क्या कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए मीनाक्षी, हमारी जो बातचीत हुई है सीएम ऑफिस में, सभी का ये कहना है कि जैसे ही इस बात की जानकारी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को, वहां मौजूद दूसरे लोगों से मिलती है कि सतबीर गुर्जर जो अंदर मौजूद हैं वो जहर खाने के बाद अंदर आए हैं अपनी परेशानियों का निवारण को लेकर के, या परेशान बहुत ज्यादा हो गए थे, इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। गाजियाबाद के लोनी से जो अफसर हैं, जो डीएम है, वहां के जो कमिश्नर है, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के फरियादी लखनऊ आता है और परेशान इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको जहर खाने की नौबत आती है। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्शन में है, जीरो टॉलरेंस रहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसी क्रम में गाजियाबाद से पूरी जो इनिशियल रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग की, वो मांग ली गई है, वो तलब कर ली गई है सीएम ऑफिस से, ताकि इस पूरे मामले में न सिर्फ न्याय हो सके बल्कि जो परेशान सतबीर गुर्जर ने इस तरीके से अपनी जान देने की कोशिश की है उनको भी राहत पहुंचाई जा सके। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम ऑफिस से मौजूद सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कम से कम इस पूरे मामले में मदद हो और भविष्य में इस तरीके के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के अधिकारियों को और भी सतर्क और अलर्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है विशाल, लेकिन राहत की बात यह है कि जो सतबीर हैं वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हमले के बाद एक पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, रेखा गुप्ता तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो दिल्ली के सांसद हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं, दिल्ली के सांसद के साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं। जब से कल रेखा गुप्ता के जनता दरबार में उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, तभी से लगातार उनके घर पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है।
दिल्ली सरकार के मंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जो सांसद हैं दिल्ली के, मनोज तिवारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी देखिए बांसुरी स्वराज आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, कमलजीत शेरावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जो सांसद हैं, 7 सांसद दिल्ली के, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल हमले के बाद ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया के जरिए दी कि थोड़ा असहज स्थिति हो गई थी, लेकिन मैं फिर से काम पर वापस लौट आई हूं। जन सुनवाई लगातार ऐसी ही जारी रहेगी। जिस मंशा से शख्स ने हमला किया है वो मंशा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के सांसद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, उनके कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर। और ये तस्वीर, जैसा कि रेखा गुप्ता इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, वो ठीक दिखाई दे रही हैं, नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, सहज भी दिखाई दे रही हैं। एक पल के लिए सहज स्थिति बन गई थी, लेकिन उन्होंने जैसा कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि दिल्ली का कामकाज और दिल्ली के विकास की प्रगति में कोई बाधा नहीं वो आने देंगे। अब हमलावर कौन है, उसके पीछे मंशा क्या थी, क्या ये साजिश थी, सुनियोजित प्लान था, सीएमओ पहले ही ये कह चुका है। इन तमाम एंगल से तफ्तीश की जा रही है। अब इस व्यक्ति की भी अगर हम बात बताएं, जिस तरीके से उसने हमला किया, अलग अलग शहरों से होता हुआ, गुजरात से उज्जैन पहुंचना, उज्जैन से फिर दिल्ली पहुंचना, और सीएम आवास से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर ही जो गुजरात सदन है, वहां की डॉर्मेट्री में उसका रहना, ये पहले से प्री प्लान दिखाई दे रहा था कि सीएम पर हमला करने की नीयत से ही वो यहां पर आया था। लेकिन क्या केवल वो अकेला काम कर रहा था या फिर उसके पीछे और लोग भी शामिल थे, ये एक बड़ी बात है। दिल्ली बीजेपी सांसद इस वक्त मिलने के लिए पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता से। बांसुरी स्वराज ने मुलाकात के बाद जो बातें कही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के फौलादी जज्बे को उन पर हमले से नहीं तोड़ा जा सकता। आप सुने बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। आप भी रेखा गुप्ता जी से मिलने पहुंची, कैसे उनकी अभी इस समय तबियत है? आज दिल्ली के 7 सांसद पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं, कतई व्याकुल मत होइएगा। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी स्पिरिट की धनी हैं, इसीलिए उनके जज्बे में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। वो अभी भी संकल्पित हैं दिल्ली के लिए काम करने के लिए, और उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से दिल्ली की जनता से मिलती रहेंगी। अब उनकी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ को शामिल कर दिया गया है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई नहीं आ पाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब जो वो लोगों के बीच में जाती थी, लोगों से मिलती थी, प्यार करती थी, फोटो खिंचवाती थी, उनसे मेल मिलाप जो बढ़ रहा था, वो इसके बाद थोड़ा कतई नहीं, क्योंकि देखिए मैं अपना बताऊं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ममत्व से भरी हुई हैं, वो वात्सल्य से भरी हुई हैं। किसी भी प्रकार का कायरता पूर्वक जो अटैक है वो जनता और हमारी मुख्यमंत्री के बीच में अवरोध नहीं ला सकता। कल जब अटैक हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गोपाल इटालिया के करीबी रहे हैं, गुजरात से आए हैं, इस पे आपका क्या कहना? मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे के पूरे कृत्य पे जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, इस पर टिप्पणी करना प्रीमेच्योर होगा। ठीक है। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाती है। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले की गई है। सीआरपीएफ के जवान उनके क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था और इस दौरान रेखा गुप्ता के चेहरे, सिर और हाथ पर चोट आई है। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता के हमलावर खिमजी को कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। दिल्ली के सांसदों से मुलाकात की ये तस्वीर है। आज ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज दिल्ली की सांसद ने बताया कि वो बेहद बहादुर हैं, ममता से भरी हुई महिला हैं, ना उनका कामकाज रुकेगा, ना वो डरी हैं और ना वो झुकेंगी। ये बातें रेखा गुप्ता की ओर से की गई। बांसुरी स्वराज इन बातों को मीडिया के सामने रखते हुए, और वहीं अब अगर सुरक्षा को लेकर कहा जाए तो राजेश भाई खिमजी के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद गृह मंत्रालय सतर्क हो गई है और सीआरपीएफ के हाथों दिल्ली के सीएम की सिक्योरिटी सौंप दी गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे अब सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली तभी गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन 15 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने खतरे को भांपते हुए उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया था और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ चलती थी। लेकिन 20 तारीख को सीएम आवास पर जो सीएम के ऊपर हमला हुआ उसके बाद अब सीआरपीएफ को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। यानी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी उसमें पहले सीआरपीएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो होंगे, फिर दिल्ली पुलिस उसके बाद दूसरे पहरे पे होगी। यानी अब रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के, आपको यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ की गाड़ियां भी अंदर जाते हुए दिखेंगी। कई बड़े आला अधिकारी सीआरपीएफ के इस समय सीएम आवास पे मौजूद हैं, जो अभी से अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में तैनात होंगे। सीएम रेखा गुप्ता अभी अंदर हैं, दिल्ली पुलिस के कई जवान इस समय अंदर हैं और इस सिक्योरिटी में जो अपडेट हुआ है उसे अभी से फॉलो किया जाएगा। तो आपको देखिए बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। जेड सिक्योरिटी अब सीएम रेखा गुप्ता को दी गई है। कल जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी और एक व्यक्ति जो जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता से मुखातिब हुआ और उन पर हमला करने की कोशिश की, इस घटनाक्रम के बाद अब उनकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जो सांसदों के साथ आज सुबह सुबह मुलाकात कर रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो सहज हैं। इस हमले के बाद थोड़ा शॉक जरूर उनको लगा था, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हुई। लगातार नेताओं से उनकी जो बातचीत का सिलसिला है, नेताओं के मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं पुलिस कार्रवाई की अगर बात करें तो लगातार आरोपी से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। असल वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्या सब कुछ पहले से प्लान था, इसके बाद ये हमला किया गया था। तो ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ आरोपी से जारी है। और अभी अब खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां छात्र की हत्या के बाद लगातार हंगामा है। अहमदाबाद में 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या पर लोगों में काफी गुस्सा है। हत्या के विरोध में आज वीएचपी और बजरंग दल ने अहमदाबाद के मणिनगर, काकरिया और ईसनपुर इलाकों में बंद का ऐलान कर दिया है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता व्यापार उद्योग बंद करवाएंगे। वहीं एनएसयूआई ने स्कूल में तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से विरोध में बवाल मचा हुआ है। कल सैकड़ों पेरेंट्स ने स्कूल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और तोड़फोड़ की थी। अहमदाबाद में लगातार ये जो हंगामा है वो जारी है। हालांकि जो आरोपी छात्र है उसे जरूर पकड़ लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये मामला कितना बड़ा हो गया है ये अहमदाबाद से आ रही तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक व्हाट्सएप चैट है, उससे भी ये खुलासा हो रहा है कि हमलावर छात्र और दूसरे छात्र के बीच में व्हाट्सएप चैट हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस चैट में 10वीं के छात्र की हत्या की बात भी मानी है। अहमदाबाद में हमलावर छात्र का चैट भी अब सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की जांच में आरोपी छात्रा का चैट सामने आया है। इस छात्र के इस चैट में वो अपने एक दोस्त से हत्या की बात को कबूल कर रहा है। इस चैट में उसने कहा है कि हाँ, मैंने उसे मार डाला। चैट में आरोपी छात्र ने अपना गुनाह कबूल किया। हालांकि उसके जुवेनाइल होने के कारण उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा गया है। ये एक बड़ी जानकारी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। हत्या के बाद एक दूसरे छात्र से ये हत्यारा छात्र जो है वो चैट कर रहा है और इस व्हाट्सएप चैट में उसने इस बात को कबूल किया है कि हाँ, उसने कत्ल किया है। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके की स्थिति पहले बनी हुई है उसे काबू में करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है, और दूसरा ये जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई है उसमें क्या बातें साफ हो रही हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले हम व्हाट्सएप चैट की बात कर लेते हैं। ये जो नया खुलासा है ये सामने आई है उस लड़के ने वायरल किया जिसके साथ जो आरोपी है उसके साथ ये सहयोगी है, ये भी पुलिस की हिरासत में है, जो अपने एक दोस्त के साथ चैट कर रहा है। जिसने अटैक किया था उसके साथ उस वक्त ये मौजूद था लड़का,
जिसने अपने दोस्त के साथ बाद में उसको डिस्क्राइब करते हुए बता रहा है कि क्या घटनाक्रम हुआ था स्कूल में, और तब तक उसे ये पता नहीं था कि वो लड़का मर गया या नहीं मर गया। दूसरा लड़का उसे बता रहा है कि वो लड़का मर गया और उसके वजह से वो काफ़ी शौक में आता हुआ भी दिख रहा है। ये चैट उसी लड़के ने वायरल की और उसके बाद फिर ये सबके संज्ञान में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी जो कहानी अब सामने निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, और उसमें स्कूल की जो भूमिका है वो ज़्यादा जो है शक के दायरे में आ जाती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन लड़कों के बीच में पिछले एक हफ्ते से विवाद चल रहा था, और जो मरने वाला लड़का है उसने करीब एक हफ्ता पहले इनके दोस्तों के साथ कुछ हाथापाई की थी, जिसके बाद मामला स्कूल के अंदर डिस्कस भी हुआ था। लेकिन ना तो इन दोनों में से किसी के पेरेंट्स को भी सूचित किया गया और ना ही स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। और उसके बाद परसों जो ये लड़के हैं जिन्होंने इस मरने वाले लड़के पे अटैक किया, वो प्लानिंग के साथ आए थे इसको डराने के लिए। एक्चुअली एक हथियार तो नहीं हम कह सकते, जो बॉक्स कटर होता है वो लेकर के आए थे और इस लड़के को डराने के लिए लाए थे, और इन्होंने चैलेंज किया उसे कि तू स्कूल के बाद आके हमें बाहर मिल। और जब वो बाहर आया तो डराने के चक्कर में उन्होंने इस पे अटैक कर दिया और लड़के को इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। लेकिन जो ज़्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि स्कूल के बाहर जब ये हाथापाई हुई, जब उस पर हमला हुआ, उसके बाद लड़का स्कूल में आया और करीब आधे घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा। स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एम्बुलेंस सबसे बड़ी हैरानी की बात निर्णय यही है कि स्कूल को कार्रवाई सबसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल सबूत धोने में और सबूत छिपाने में लगा रहा। ये प्रशासनिक स्तर पर कितना बड़ा फेल्योर है स्कूल का, और किस तरह से फिर ये बच्चों को तैयार करेंगे, शिक्षा देंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आपका निर्णय, इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस की, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी ने सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। कल दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई। घर से माता पिता और बेटे की लाश मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर, छोटे बेटे सिद्धार्थ पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा और सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि परिवार में 4 लोग थे और 3 लोगों की जो डेड बॉडी थी वो बरामद की गई थी। छोटा बेटा फरार था, जिसकी अब लाश मिली है, यानी उसकी सुसाइड की जानकारी मिल रही है। अब ये ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री क्या है, सिद्धार्थ ने क्यों अपने परिवार वालों की जान ली और उसके बाद सिद्धार्थ ने सुसाइड क्यों कर लिया, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। घर के अंदर 3 बॉडीज पड़ी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 मेल बॉडीज पड़ी हैं। इसमें एक आदमी है, 45 से 50 साल उम्र है उसकी। एक उसके बेटे की बॉडी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो उनकी वाइफ की जो डिसीज नीचे थे, उनकी वाइफ है अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। बट इनका चौथा लड़का जो है सिद्धार्थ, वो वहाँ से मिसिंग था। जब आसपास पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये लड़का जो है ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, इसको OCD था, इसको सेल्फ हार्म टेंडेंसीज थी इसका 12 साल से लगभग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसके हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं घर के अंदर। काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली हैं जो मेंटल ट्रीटमेंट्स का इभास से, LHMC से और विमन से चल रहा था। इसमें देखा जब गया तो आसपास लड़कों से पूछताछ की गई तो इसने आज ये कहा है कि मैंने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अभी फर्दर हम तफ्तीश कर रहे हैं इसके अंदर। और अब खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां उत्तराखंड की एसटीएफ ने लखीमपुर खीरी में गन पॉइंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने फिल्मी स्टाइल में बीच बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां दवा खरीद रहे 3 आरोपियों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, उन्हें खींचकर गाड़ी में बिठाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में भगदड़ जैसा माहौल हो गया, लोग घबरा भी गए। जब लोगों को पता चला कि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़कर ले गई है तो लोगों ने राहत की सांस ली। आरोप है कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी 14 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग में शामिल थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों पर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है उसने जरूर बाजार में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी। अभी बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। जिन नेताओं के पद आ गए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनके नाम कट गए हैं उन नेताओं ने अब सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में सौरभ शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और नाराजगी भी ऐसी कि सिर मुंडवा लिया। कार्यकर्ताओं का दावा यह है कि राजीव गांधी का पुतला जलाने वाले को पार्टी ने टिकट दे दिया। ये राजीव गांधी का अपमान है।
इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने खून से राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें पहले आप देखिए और फिर आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतले जलाने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। से आए हुए नेताओं को पद देने के खिलाफ है। उनकी मांग यह है कि संगठन सृजन अभियान की सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब जब नियुक्ति हुई है तो पार्टी के अंदर ही सिर्फ फटोल शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता खुलकर आला नेताओं के विरोध में उतर आए और पार्टी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी शर्मिंदा कांग्रेस के लोग, पूरी जबलपुर शहर कांग्रेस शर्मिंदा की आपके पुतले जलाने वालों को। आपके पुत्र राहुल गांधी की कांग्रेस में उसे नगर अध्यक्ष का पद दिया गया। ये इससे अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल इससे अशोभनीय बात नहीं हो सकती। और अब बात बरेली की, जहां खाटू श्याम की जागरण के दौरान बवाल हो गया। बरेली के शाहबाद इलाके की ये घटना है। घर के बाहर पंडाल में खाटू श्याम का जागरण चल रहा था। आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस की मुस्लिम फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पंडाल को फाड़ दिया। मंच पर रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने जागरण में मौजूद लोगों से जमकर मारपीट की है और फिर घर में ताला लगाकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश की जा रही है। मामला सांप्रदायिक रंग ना ले, इसको लेकर पुलिस पिकेट स्पॉट पर तैनात कर दी गई है। हमला उस वक्त हुआ जब जागरण खत्म होने वाला था, प्रसाद बांटा जा रहा था। तभी कुछ लड़कों ने अचानक धावा बोल दिया। पंडाल में तोड़फोड़ करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, ये मुसलमान का। खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे, उससे उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिसपे उन्होंने उनसे झड़प हुई। उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें पुलिस थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहाँ पुलिस पिकेट लगा दी गई है और इनसे तहरीर प्राप्त कर, जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।